दोस्तों, आज की कहानी है हाल ही में रिलीज हुई हॉरर फिल्म माँ की। फिल्म बंगाल में सेट है और इस फिल्म को शैतान यूनिवर्स का हिस्सा कहकर प्रमोट किया जा रहा है। अब ऐसा है या नहीं, हम कहानी के अंत में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं फिल्म की कहानी शुरू। शुरुआत में हम देखते हैं एक बंगले के मंदिर में काली माँ की पूजा हो रही है, जिसकी मुख्य पुरोहिता एक महिला है। परंपरा के अनुसार जिन्हें माँ काली सपने में दर्शन देती है वही पुरोहित बन सकता है। इस महिला का पुरोहित बनना एक लड़के जयदेव को रास नहीं आ रहा था, पर परंपरा यही थी तो वो क्या कर सकता था। उसी रात बंगले में एक औरत जुड़वा बच्चे को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की। लड़के के जन्म से तो सब खुश थे, पर लड़की की यहाँ बलि चढ़ाई जाती है। रोती हुई माँ को कमरे में बंद कर सब बच्ची को लेकर चले जाते हैं। माँ का रोना सुनकर पुरोहिता थोड़ी दुखी तो दिखती है, पर बलि देने का काम उसे ही करना था। थोड़ी ही देर बाद एक जंगल में बच्ची की बलि चढ़ा दी जाती है। अब कहानी 40 साल आगे बढ़ती है। कोलकाता में रहने वाली अंबिका एक पेंटिंग दिखाकर स्कूल के बच्चों को माँ काली और रक्त बीज की कहानी सुना रही थी कि कैसे रक्त बीज ने अपने रक्त से अपनी ही एक सेना खड़ी कर ली थी और उसे खत्म करने के लिए पार्वती माँ को काली का अवतार लेना पड़ा था। अंबिका अपने पति शुभांकर और बेटी श्वेता के साथ रहती है। श्वेता हमेशा अपना पैतृक गांव देखने की जिद करती है, पर अंबिका और शुभांकर उसे गांव से दूर ही रखते हैं। एक रात शुभांकर कहता है कि अब श्वेता को गांव के बारे में सब बता देना चाहिए, पर अंबिका का मानना था कि 12 साल की श्वेता अभी ये सब नहीं समझ पाएगी। तभी शुभांकर को फोन आता है कि उसके पिता की मौत हो गई है। शुभांकर को उसी रात अपने गांव के लिए निकलना पड़ता है। गांव में अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद वो वहां के सरपंच दा से कहता है कि अब वो अपना ये बंगला बेच देना चाहता है। सरपंच दा बोलते हैं कि ये उसकी विरासत है, उसे इसे संभाल कर रखना चाहिए, ना कि ऐसे बेच देना चाहिए। पर शुभांकर कहता है कि उसे ऐसी विरासत, ऐसा बंगला नहीं चाहिए। फिर सरपंच दा उससे पूछते हैं कि तुम्हारे घर पर सब कैसा है, तुम्हारी बेटी कैसी है। शुभांकर ने गांव में सबसे कहा था कि उसका बेटा है, ना कि बेटी। पर सरपंच दा बोलते हैं कि उसे सब पता है, पर शुभांकर चिंता ना करे क्योंकि वो उसकी बेटी की बात को राज ही रखेंगे। शुभांकर ही वो लड़का है जिसके साथ जन्मी बच्ची को 40 साल पहले मार दिया गया था, और इसी डर से शुभांकर अपनी बेटी के बारे में किसी को नहीं बताता। वो उसी रात गांव से अपने घर के लिए निकल जाता है क्योंकि उसका इस गांव में, इस बंगले में दम घुटता था। वहीं दूसरी तरफ अंबिका श्वेता के कमरे में उसके टैब पर एक पेड़ की ड्राइंग देखती है। वो ड्राइंग इतना परफेक्ट था कि खुश होते हुए वो उसी वक्त शुभांकर को ड्राइंग भेजकर कॉल कर पूछती है कि कैसी लगी श्वेता की नई ड्राइंग। पर शुभांकर तो वो पेड़ देखकर परेशान हो जाता है और अंबिका से पूछने लगता है कि श्वेता ने ये पेड़ कहाँ देखा, पर नेटवर्क की वजह से फोन कट जाता है। टेंशन में शुभांकर वहीं बीच जंगल में गाड़ी रोककर सिगरेट पीने लगता है कि तभी पेड़ की जटाओं से बना एक दैत्य शुभांकर को जकड़कर उसकी गाड़ी के साथ उसे भी जला देता है। अब कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है। 3 महीने बाद सरपंच दा अंबिका को कॉल कर बोलता है कि शुभांकर अपना जो बंगला बेचने वाला था उसके कुछ खरीदार आए हैं। अगर अंबिका गांव आकर वो काम निपटा दे तो अच्छा रहेगा। कुछ ही दिनों बाद अंबिका गांव जाने की तैयारी करती है, पर श्वेता जो अपने पापा की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई थी, वो भी गांव जाने की बात करती है। अंबिका उसे मना करती है क्योंकि वो गांव की दशा जानती थी, पर वो कहती है कि गांव जाने के बाद उसके पापा की मौत हो गई और अब वो अपनी माँ को भी नहीं खोना चाहती। उसे डर लग रहा है, इस बार वो उसे साथ लेकर चलेगी तो इसके बाद वो कभी भी गाँव का नाम नहीं लेगी। अंबिका श्वेता की हालत और पेरेंट्स से अलग होने के डर को देखकर उसे अपने साथ ले लेती है। गांव पहुंचने पर वो लोग बंगले की देखरेख करने वालों से मिलते हैं। एक पति पत्नी है, विकास और नंदिनी, और उनकी एक बेटी दीपिका जो श्वेता की ही उम्र की है। विकास के पिताजी पहले इस बंगले की देखरेख करते थे, पर अब वो बीमार हैं। अंबिका एक बंद पड़े मंदिर को देखकर पूछती है कि ये बंद क्यों है, तो विकास बताता है कि पिछले 40 सालों से माँ काली ने किसी को दर्शन नहीं दिया, इसलिए इस मंदिर की पूजा बंद है। श्वेता और दीपिका की भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अगली सुबह सरपंच दा बंगले के लिए ब्रोकर लेकर आते हैं, पर वो ब्रोकर कहता है ये बंगला शापित है, इसके दाम बहुत कम मिलेंगे, तो डील नहीं हो पाती। वहीं दूसरी तरफ श्वेता दीपिका को टैब में अपनी ड्राइंग्स दिखा रही थी कि तभी श्वेता वो पेड़ वाली ड्राइंग देखकर बोलती है कि ये तो उसने कभी बनाई ही नहीं, तो इसकी तस्वीर उसके टैब में कैसे आई। दीपिका पेड़ देखते ही पहचान जाती है और वो बोलती है ये तो वही दैत्य वाला पेड़ है जहाँ सबका जाना मना है। अब श्वेता को उस पेड़ को देखना था। श्वेता जिद कर दीपिका से वो पेड़ दिखाने के लिए कहती है। दीपिका तो पेड़ से दूर ही रुक जाती है, पर श्वेता उस पेड़ तक पहुंचने ही वाली थी कि अंबिका और नंदिनी आ जाती हैं। नंदिनी दीपिका को डांटने लगती है कि वो यहाँ क्यों आई, कि तभी पता लगता है कि दीपिका के पहले पीरियड्स आ चुके हैं। पर ये देखकर नंदिनी खुश नहीं होती बल्कि और परेशान हो जाती है और वो दीपिका को ले जाकर एक कमरे में बंद कर वहाँ धूप जलाकर रख देती है।
पेड़ के पास एक अजीब सी औरत श्वेता और अंबिका को छिपकर देख रही थी, पर अंबिका की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है वो छिप जाती है। उसी रात वही जटाव वाला दैत्य आता है और श्वेता को उसके कमरे से खींचता हुआ ले जाता है। आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा आते हैं, पर दीपिका को वहाँ ना पाकर वो रोने लगते हैं और नंदिनी सारा ब्लेम अंबिका और उसकी बेटी पर डाल देती है। वो कहती है उनकी वजह से ही दैत्य फिर से जाग गया है। वो श्वेता को लेने आया था पर नंदिनी को लेकर चला गया। उसने पेड़ के पास श्वेता को भी देखा होगा और वो अब उसे भी ले जाएगा। अंबिका दैत्य की बातों को अंधविश्वास बोलती है और पुलिस को कॉल करती है। सरपंच दा और इंस्पेक्टर शेखर आते हैं। शेखर की इस गांव में नई नई पोस्टिंग हुई थी, तो उसे इस गांव के बारे में ज्यादा बातें नहीं पता थी। उसे भी ये सारी बातें अंधविश्वास ही लगती है। ये जानकर कि पिछले 3-4 महीनों से लड़कियां गायब हो रही है जब उसके पहले पीरियड्स आते हैं, और लोगों का मानना है कि लड़कियों के पहले पीरियड्स आते ही दैत्य उसे उठाकर ले जाता है और 3-4 दिनों बाद वापस लड़कियों को गाँव में छोड़ जाता है। लड़कियां तो वापस आ जाती है, लेकिन लड़कियों को ढूंढने जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये सारी बातें सुनकर इंस्पेक्टर शेखर और अंबिका जंगल के अंदर जाते हैं दीपिका को ढूंढने, पर गांव का कोई और आदमी जंगल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। अंबिका और शेखर को भी जंगल के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ से लौटने के बाद श्वेता अपनी माँ से पूछती है कि क्या सच में वो राक्षस उसके लिए आया था, तो अंबिका उसे बोलती है कि ये सिर्फ एक डर है और डर की कहानी और कुछ भी नहीं। अंबिका इस गाँव की कहानी सुनाती है। पौराणिक कथा है कि रक्त बीज तो काली माँ के हाथों मारा गया, पर उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिर गई और उससे पैदा हुआ अंशुजा, और वो बूंद जहाँ गिरी थी वो यही चंद्रपुरा गांव है। अंशुजा रक्त बीज जितना पावरफुल नहीं था, वो खुद के रक्त से अपनी सेना नहीं बना सकता था, तो उसकी गंदी नजर लड़कियों पर पड़ी और वो लड़कियों के अंदर अपनी बीज डालने लगा ताकि अंशुजा के बच्चे पैदा हो सके। लेकिन अंशुजा की शक्तियों के सामने वो आम लड़कियां टिक नहीं पाती थी और मारी जाती थी। लड़कियां गायब हो रही थी, इसलिए एक भक्त ने काली माँ से मदद मांगी और माता काली ने अपने रक्त की एक बूंद उस भक्त के आंख में डाल दी, जिससे वो बहुत शक्तिशाली हो गया। अब अंशुजा डर से कहीं छिप गया और सही मौके का इंतजार करने लगा, और उस भक्त के घर जैसे ही एक बेटी का जन्म हुआ और जैसे ही उसके पहले पीरियड्स आए, अंशुजा वापस आ गया और उसे अपने साथ उठा ले गया और उसके अंदर अपना बीज डाल दिया। ये लड़की उस भक्त की बेटी थी, तो उसमें उसके पिता की शक्तियाँ आई थी, इसलिए वो बाकी लड़कियों की तरह मरी नहीं और वो अंशुजा के बच्चे से गर्भवती हो गई। अंशुजा का बच्चा इस दुनिया में ना आए, इसलिए उसकी बलि उसके अपने ही पिता ने दे दी। तब से उस वंश की हर लड़की को जन्म के साथ ही मार दिया जाता है और श्वेता उसी वंश की बेटी है। अंबिका को विकास के पापा शुभांकर के कुछ पेपर्स देते हैं और उसमें लिखे मंत्र को पढ़ते ही अंबिका को माँ काली के दर्शन होते हैं। अब 40 सालों से बंद पड़े मंदिर के खुलने की बारी थी। 3-4 दिनों बाद दीपिका भी लौट आती है। ऐसे लौट आने वाली लड़कियों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा था, पर डॉक्टर बताती है कि अजीब तरह से लौटी हुई इन सारी लड़कियों के पीरियड्स हमेशा के लिए रुक गए हैं। उन लड़कियों को कुछ भी याद नहीं रहता। बस एक बच्ची बताती है कि उसने शायद किसी बूढ़ी औरत को देखा था, तो सरपंच बोलता है कि ये उसी बूढ़ी औरत का काम है जिसे सरपंच ने कुछ सालों पहले गांव से निकाल दिया था, क्योंकि वो तंत्र मंत्र किया करती थी। अगली सुबह काली माँ की 40 सालों बाद पूजा होनी थी, लेकिन उसी रात श्वेता के पहले पीरियड्स आ जाते हैं और कुछ लड़कियां जो वही जटाव वाले दैत्य जैसे लग रही थी, यानी कि पजेस्ड हो चुकी थी, वो श्वेता को अपने साथ ले जाती है और उनमें से एक दीपिका भी थी। दीपिका को उसके दादा रोकने की कोशिश करते हैं तो दीपिका उन्हें भी खत्म कर देती है। अंबिका को जैसे ही आभास होता है कि श्वेता गायब है, वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है उन्हीं जंगलों में। श्वेता को उसी बुढ़िया ने पकड़ रखा था और बाकी लड़कियां बुढ़िया को घेरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से अंबिका अपनी बेटी को उन लड़कियों के चुंगल से छुड़ा पाती है और तय करती है कि वो इसी रात गांव छोड़ देगी, पर दैत्य उसे ऐसा करने कहाँ देता। रास्ते में पजेस्ड लड़कियां अंबिका की गाड़ी पर हमला कर श्वेता को अपने साथ ले जाती है और दैत्य को सौंप देती है, और ये दैत्य कोई और नहीं बल्कि वही गांव का सरपंच जयदेव था। अंबिका होश में आती है तो खुद को उस बुढ़िया के पास पाती है। वो बूढ़ी औरत बताती है कि 40 सालों पहले वो ही उस बच्ची की बलि देने वाली थी। जी हाँ, ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं, वही पुरोहिता थी, पर तब उसने उस बच्ची को मारने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि काली माँ कभी भी अपनी बच्चियों की बलि नहीं मांग सकती। तभी जयदेव आगे आता है, जो पहले से ही एक लड़की के पुरोहिता बनने से चिढ़ा हुआ था। जयदेव उस पुरोहिता को कमजोर औरत बोलकर खुद उस बच्ची की बलि दे देता है। इतना ही नहीं, उसने पुरोहिता के साथ गलत भी किया
और किसी को उसके बारे में पता न चले, इसलिए उसे तंत्र मंत्र करने वाली औरत कहकर गांव से बाहर निकाल दिया और लोगों को इन्फ्लुएंस करके गांव का सरपंच भी बन गया। और वो बुढ़िया अब तक हर बार उसकी बेटी और अंबिका को बचाने की ही कोशिश कर रही थी। उधर गांव के लोग परेशान थे कि गांव की वो बच्चियां फिर से गायब हो गई है और सरपंच भी गायब है। और तो और आज अंबिका काली माँ की पूजा करने वाली थी, वो भी बिना किसी को बताए अपनी बेटी के साथ चली गई। पुलिस इंस्पेक्टर शेखर को ये बात पता लगती है तो उसे सरपंच जयदेव पर ही शक होता है। वो उसे ढूंढता हुआ उसी जंगल में पहुंचता है तो वहाँ सरपंच यानी कि जयदेव उसे अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है उसने 40 साल पहले बच्ची की बलि दे तो दी थी, पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद उसे दैत्य अंशुजा हॉन्ट करने लगा था। बच्ची के मरने से अंशुजा अपना वंश आगे नहीं बढ़ा पाता, इसलिए वो जयदेव से कहता है कि उसे जिंदा रहना है तो इस वंश की अगली बच्ची जो भी होगी वो उसे अंशुजा को सौंप देगा। जयदेव तो पहले से ही बुरा आदमी था, वो इसके लिए आसानी से मान जाता है और दैत्य का सेवक हो जाता है और बदले में अंशुजा से उसे ढेर सारी शक्तियाँ मिलती है। तभी से वो शुभांकर के घर पर नजर रखे हुआ था। जयदेव को हमेशा से श्वेता के बारे में पता था, वो तो बस इंतजार कर रहा था उसके बड़े होने का। उसने पहले श्वेता के दादा को मारा, फिर उसके पापा को, ताकि अंत में अंबिका को अपनी बेटी के साथ शुभांकर की घर बेचने वाली अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए गांव वापस आना ही पड़े। वो 3-4 महीनों से लड़कियों की सेना बना रहा है और अब वक्त आ गया है अंशुजा का वंश आगे बढ़ाने का। इंस्पेक्टर शेखर जयदेव के सामने कहाँ टिक पाता, वो मारा जाता है। उधर अंबिका बूढ़ी औरत से जयदेव की सच्चाई सुनकर अपनी बेटी को जयदेव से बचाने जाने लग, पर बुढ़िया उसे रोकते हुए बोलती है कि उसे पहले काली माँ की पूजा कर लेनी चाहिए और माता से आशीर्वाद लेना चाहिए। अंबिका वैसा ही करता है, उसे माँ काली का आशीर्वाद भी मिलता है। वो पहुँच जाती है जयदेव से लड़ने, पर वहाँ उसे पहले जयदेव की पॉसेस्ड लड़कियों की सेना से लड़ना पड़ता है। अंबिका के पास अब माँ काली का आशीर्वाद था, उसके अंदर हीलिंग पावर्स आ गई थी। वो जिस भी लड़की के माथे को छूती वो लड़की नॉर्मल होकर बेहोश हो जाती। सारी लड़कियां इसी तरह से ठीक हो जाती है। अब जयदेव अंबिका को कमजोर औरत कहकर अपनी जटाओं में बांधकर जख्मी कर बेहोश कर देता है और श्वेता के ऊपर तंत्र मंत्र से अपना बीज डालने की प्रक्रिया करने लगता है। तभी बेहोश अंबिका के रक्त का एक बूंद जमीन पर गिरने से उस जमीन पर अब तक बलिदान की सारी बेटियों की ताकत अंबिका में आ जाती है और वो माँ काली के रूप में अंशुजा को खत्म करती है। वो सारी लड़कियां भी अब ठीक हो गई थी, पर श्वेता अब भी बेहोश थी। उसके अंदर अब अंशुजा का बीज था। अंबिका को भी अब वही करना पड़ता है जो कई सालों पहले उसके पूर्वज ने अपनी बेटी के साथ किया था। वो श्वेता की बलि देने ही वाली थी, पर जैसे ही उसकी बलि देती वहाँ अब तक बच्चियों की जो आत्मा रोती थी हंसने लगती है और बूढ़ी औरत आकर अंबिका को रोक लेती है। वो कहती है काली माँ ने अंशुजा को समाप्त कर दिया है, श्वेता को अब मारने की जरूरत नहीं है और काली माँ कभी ऐसा चाहती ही नहीं थी। माँ ने ये खड़ग बच्ची की बलि देने के लिए नहीं बल्कि अंशुजा से लड़ने के लिए दिया था, पर डरपोक पुरुष समाज ने अंशुजा का सामना करने के बजाय बच्चियों को खत्म करना आसान समझा और काली माँ का आदेश बोलकर अपनी कमजोरी सदियों से छुपाते रहे। फिल्म के अंत में शैतान का आर माधवन का वो वनराज वाला कैरेक्टर दिखाया जाता है। वो अंशुजा के राख से अपने अंदर अंशुजा की शक्तियाँ भरता है और कहता है उसे मार दिया तो क्या हुआ, जब तक मनुष्य जिंदा है उसके अंदर का शैतान जिंदा रहेगा। और फिल्म यहीं हो जाती है खत्म। फिल्म के एंड से जुड़ी कुछ थ्योरी पर बात करूं तो हो सकता है कि अब अगली फिल्म में वनराज के शैतान बनने की कहानी दिखाई जाए। जैसे जयदेव बन गया था अंशुजा की शक्तियाँ पाकर, ठीक वैसे ही वनराज अंशुजा की शक्तियाँ लेता है, पर वो इतना शक्तिशाली नहीं बन पाएगा क्योंकि उसने मरे हुए अंशुजा की शक्तियाँ ली है। इसलिए वो बाद में लड़कियों को वश में करके अपनी शक्तियों को बढ़ाता है। दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि वनराज कैद से किसी तरह भाग आया और अब खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाकर और तबाही लाएगा। दोस्तों, फिल्म में हॉरर जैसा कुछ भी फील नहीं होता और अगर आप सिर्फ हॉरर के लिए ये फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको निराश ही करेगी। आपको वैसे एक बात बोलूं तो माँ फिल्म मुझे छोरी फिल्म की ज्यादा याद दिला रही थी। माँ फिल्म से शैतान का दूर दूर तक कोई कनेक्शन तब तक समझ नहीं आता जब तक कि अंत में वनराज का कैरेक्टर नहीं आ जाता है। और अगर माँ को छोरी फिल्म से कनेक्ट किया जाता तो फीमेल लीड के साथ कमाल की यूनिवर्स बनाई जा सकती थी। खैर, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में और ये भी बताइए कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू।